हेलो लर्नर्स, नमस्कार। मैं डॉक्टर लक्ष्मी नारायण आज आपके सामने प्रस्तुत हूं एक नए वीडियो लेक्चर के साथ। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स के एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन या एकाधिकारी प्रतियोगिता के बारे में। इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं एकाधिकार और पूर्ण प्रतियोगी बाजार के बारे में। आज हम डिस्कस करेंगे एकाधिकारी प्रतियोगिता से हम क्या समझते हैं, एकाधिकारी प्रतियोगिता की परिभाषा, एकाधिकारी प्रतियोगिता की विशेषताएं। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे एक एकाधिकारी फर्म किस तरीके से अल्पकाल और दीर्घकाल में अपने उत्पादन की मात्रा और उत्पादन की कीमत को निर्धारित करती है। और अंत में हम डिस्कस करेंगे कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अंतर्गत जो ग्रुप इक्विलिब्रियम है उसमें किस तरीके से संतुलन स्थापित होता है एक ग्रुप के मध्य। आइए शुरू करते हैं। और शुरुआत में हम जानते हैं कि किसी भी मार्केट को डिवाइड करने का या उसको विभाजित करने का आधार क्या है। जैसा कि हमने देखा था, दो मेन क्राइटेरियाज हैं, बेसिस हैं, और भी हैं लेकिन दो मेन हैं, दैट इज नंबर ऑफ फर्म्स एंड प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। नंबर ऑफ फर्म मे बी 1, मे बी फ्यू और मे बी मेनी। प्रोडक्ट मे बी डिफरेंशिएटेड और homogeneous. If a product is differentiated, then yes, and if it is homogeneous, then no. Now, on the basis of these number of firms and product differentiation, different form of market would emerge. If there is only one seller, product may be differentiated and non-differentiated, then monopoly will arise. If number of firms are few, whether product is homogeneous or differentiated, another market form, that is oligopoly, will arrive. If there are many firms and there is no product differentiation, that is product is homogeneous, then it would be perfect competition. On the contrary, if number of firms are large, there are many firms and product is differentiated, then we would have monopolistic competition, which we are going to discuss today. So now let us start and understand what is monopolistic competition. Monopolistic competition was introduced in economics by Chamberlain and Mrs. John Robinson. They are both modern economists. They have published two research papers. Chamberlain published The Theory of Monopolistic Competition and Mrs. Robinson published The Economics of Imperfect Competition. Monopolistic competition was introduced by Chamberlain and Mrs. Robinson introduced imperfect competition. Both these economists have arrived at a conclusion that perfect competition and monopoly are unrealistic situation. जब हम डिस्कस कर रहे थे तब भी परफेक्ट कंपटीशन और जो मोनोपोली है, दोनों के समय मैंने कहा था कि दोनों जो हैं वो वास्तविक स्थितियां नहीं है। शुद्ध फॉर्म में न तो पूर्ण प्रतियोगिता पाई जाती है और न ही एकाधिकार पाया जाता है। तो इन दोनों अर्थशास्त्रियों ने भी इस बात को महसूस किया और उन्होंने एक नई थ्योरी दी जो वास्तविकता है उसके थोड़ी और नजदीक थी, जबकि पूर्ण प्रतियोगिता और एकाधिकार वास्तविकता से दूर हैं। तो इस थ्योरी को हम बेसिकली मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन और इम्परफेक्ट कंपटीशन के नाम से जानते हैं। ये बेसिकली मिक्सचर है कंपटीशन का और ए सर्टेन डिग्री ऑफ मोनोपोली का, यानी मोनोपोली प्लस कंपटीशन दोनों से मिलके जो बनता है उसको हम मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन कह सकते हैं। दोनों के गुण मिलेंगे। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में कंपटीशन यानी परफेक्ट कंपटीशन के भी कुछ गुण होंगे और कुछ गुण जो है वो एकाधिकार के भी होंगे, इसलिए इसको हम मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन कहते हैं, यानी मोनोपोलिस्टिक प्लस कंपटीशन। कुछ डेफिनेशन देख लेते हैं। पहले प्रोफेसर लेफ्टविच की डेफिनेशन है। उनके अनुसार एकाधिकारी प्रतियोगिता वह बाजार अवस्था है जिसमें किसी वस्तु के बहुत सारे विक्रेता होते हैं। किसी विशेष वस्तु के मैनी सेलर्स, बहुत सारे विक्रेता होते हैं, लेकिन हर विक्रेता का जो उत्पादन है वो दूसरे विक्रेता के उत्पादन से किसी ना किसी रूप में भिन्न होता है, किसी ना किसी रूप में वो अलग होता है। इन द माइंड ऑफ कंज्यूमर उनको अलग अलग समझते हैं। किसी एक जो उत्पादक का सामान है, वस्तु है, और दूसरे उत्पादक का जो या विक्रेता का जो सामान है, दोनों में जो कंज्यूमर है वो भेद करते हैं। यानी प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन है लेकिन मैनी सेलर्स ऑफ ए पार्टिकुलर गुड हैं, तो ऐसी बाजार को हम मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन कहते हैं। प्रोफेसर लिफाफस्की के अनुसार एकाधिकारी प्रतियोगिता एक ऐसी स्थिति है जिसमें बहुत सारी मात्रा में विक्रेता नॉन होमोजीनियस यानी गैर समरूप वस्तु बेचते हैं या थोड़ी सी डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट गुड बेचते हैं।
अब यहाँ ध्यान रखना, जब हम कहते हैं स्लाइटली डिफरेंशिएटेड गुड्स, इसका मतलब ये वस्तुएं जो हैं ये क्लोज सब्स्टिट्यूट हैं एक दूसरे के। अगर आपको चिप्स खरीदनी है तो आप अंकल चिप्स ले लें या हल्दीग्राम ले लें, दोनों जो हैं एक दूसरे के जो है वो लगभग परफेक्ट सब्स्टिट्यूट नहीं तो काफी हद तक स्लाइटली डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स हैं वो, यानी क्लोज सब्स्टिट्यूट्स हैं एक दूसरे के। इस कंडीशन में इसके साथ साथ बहुत सारे बेचने वाले हों, वस्तु जो है वो थोड़ी सी डिफरेंशिएटेड हो, और जिस बाजार में बहुत सारी जो विक्रेता हैं वो बेचते हों और नए विक्रेता आ सकते हैं और पुराने विक्रेता जा सकते हो, तो ऐसी बाजार को हम मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन कहते हैं, एज पर प्रोफेसर एच लिफाफसी। जेएस बेंस के अनुसार मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन उस उद्योग में पाया जाता है जहां एक वस्तु के बहुत सारे लेकिन छोटे छोटे विक्रेता होते हैं, और जिस वस्तु को वो बेचते हैं वो डिफरेंशिएटेड होती है लेकिन क्लोज सब्स्टिट्यूट होते हैं। यानी जिस वस्तु को वो बेचते हैं, तीन चीजें इन्होंने बताई, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स, स्मॉल सेलर्स एंड सेलिंग डिफरेंशिएटेड एंड क्लोज सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स। तो ये प्रोफेसर जेएस बेंस के अनुसार तो तीन डेफिनेशन है जो अलग अलग इकोनॉमिस्ट की दी हैं, और इनके आधार पे हम कुछ विशेषताएं देख सकते हैं जो आगे हम डिस्कस करेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, उनकी कुछ विशेषताओं की जिक्र इन तीनों डेफिनेशंस में आया है। तो चलिए अब हम कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, क्रेता और विक्रेताओं की अत्यधिक संख्या, लेकिन ध्यान रखना सेलर का जो आकार है वो बहुत बड़ा नहीं होगा, एक डोमिनेंट प्लेयर नहीं होगा। इसके बाद प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन होगा, जरूरी है। परफेक्ट जो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है उसमें प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन होगा। अगर आप सही कहें तो जो परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन को जो अलग करता है वो बेसिकली प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन है। अब ये प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन रियल भी हो सकता है और परसीव्ड भी हो सकता है, लेकिन उपभोक्ता इन दोनों को अलग समझते हैं। उसमें वास्तव में कुछ फर्क हो सकता है या उपभोक्ता उनको अलग समझते हैं। परसीव्ड अगर डिफरेंशिएशन है उसको भी हम प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन में काउंट करेंगे। इसके बाद फर्मों का प्रवेश और फर्मों का निकास उस उद्योग में आसानी से हो सकता है। इसके बाद नॉन प्राइस कंपटीशन, ये जो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है इसमें गैर कीमत प्रतियोगिता काफी अधिक मात्रा में पाई जाती है। यानी फर्में जो हैं वो केवल कीमतों के आधार पर नहीं गैर कीमत प्रतियोगिता भी करती हैं, जैसे कि आसान किस्तों पर वस्तु को उपलब्ध कराना, उधार में देके और आसान किस्तों से उपलब्ध कराना, या 20% एक्स्ट्रा कुछ सामान अलग से देना, या आफ्टर सेल सर्विस अच्छी देना। तो ये जो कंपटीशन है इसको हम नॉन प्राइस कंपटीशन कहते हैं, और ये एकाधिकारी प्रतियोगिता में पाया जाता है। इसके बाद क्योंकि नॉन प्राइस कंपटीशन के साथ साथ प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन है, हर एक फर्म अपना सामान बेचना चाहती है, इसलिए सेलिंग कॉस्ट भी उसको इनकर करने पड़ते हैं, एडवर्टाइजमेंट वगैरह पे भी खर्च करना पड़ता है। इसके बाद प्राइसेस के ऊपर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में जो कंट्रोल होता है वो काफी कम होता है। अब ये ध्यान रखना कि किसी भी मार्केट को जब हम डिफाइन करते हैं तो उसमें कंट्रोल ओवर प्राइसेस का भी एक बेस होता है, एक आधार होता है। अब यहाँ पे जो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है इसमें प्राइसेस पर लिमिटेड कंट्रोल होता है। हमने कहा मोनोपोली के एलिमेंट्स होते हैं, मोनोपोली एलिमेंट्स के कारण फर्म जो है अपना प्राइस हाई रख सकती है, लेकिन क्योंकि बहुत सारे सेलर्स हैं और छोटे छोटे सेलर्स हैं, यानी एक सेलर जो है मार्केट को डोमिनेट नहीं करता है, तो उस कंडीशन में एक फर्म मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अंतर्गत प्राइसेस को एक हद तक ही बढ़ा सकती है, उससे ज्यादा नहीं बढ़ा सकती। तो इसलिए हम कहते हैं कि उसका जो कंट्रोल है प्राइसेस पे वो केवल लिमिटेड है, अनलिमिटेड कंट्रोल मोनोपोली की तरह नहीं है। जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया था, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन इज कॉम्बिनेशन ऑफ मोनोपोली एंड कंपटीशन। इसके बाद ग्रुप इक्विलिब्रियम, अगर आप परफेक्ट कंपटीशन में देखेंगे तो हम जो इक्विलिब्रियम था वो एक ग्रुप की कंसेप्ट नहीं थी, वहां पे इंडस्ट्री की कंसेप्ट थी। अब कुछ अर्थशास्त्री ये मानते हैं, क्योंकि उद्योग की परिभाषा ये होती है कि उद्योग उन फर्मों का समूह है जो समरूप वस्तु का उत्पादन करते हैं, लेकिन यहां वस्तु क्योंकि समरूप नहीं है इसलिए खासकर प्रोफेसर चैम्बरलिन का कहना था उद्योग शब्द का प्रयोग यहाँ पे सही नहीं है, यहाँ पे हमें समूह शब्द का प्रयोग करना चाहिए, ग्रुप इक्विलिब्रियम की कंसेप्ट को यूज करना चाहिए। इसके बाद इम्परफेक्ट नॉलेज, यानी क्रेता और विक्रेताओं को बाजार दशा का पूर्ण ज्ञान नहीं है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में पूर्ण ज्ञान नहीं होगा। इसके बाद जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, अगर आप कंपेयर करें मोनोपोली से तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ज्यादा इलास्टिक होती है। ठीक है, अगर आप कर्व देखें, दो कर्व हैं ये मैंने बनाए, इसमें आप देख सकते हो दो पैनल हैं ए और बी। आप बता सकते हैं कि इसको अगर आप ध्यान से देखें तो ए पैनल और बी पैनल में किसकी इलास्टिसिटी ज्यादा है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप बता पाएंगे कि बी की इलास्टिसिटी ज्यादा है, क्योंकि प्राइस चेंजेस अगर कुछ होते हैं
दो अमाउंट में, तो यहाँ पे जो चेंजेस होगा क्वांटिटी में वो कम होगा, जबकि यहाँ पे जो चेंज होगा वो ज़्यादा होगा अगर उतना ही प्राइस ही चेंज होता है तो। इसका मतलब ये हुआ कि जो बी पैनल है वो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का AR और MR कर्व होंगे, यानी जो डिमांड कर्व है जिसको हम AR कर्व के नाम से जानते हैं, तो ये जो डिमांड कर्व है ये इलास्टिक होगा मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में और इन इलास्टिक कंपेरेटिवली, दोनों के कंपैरिजन में अगर करें तो, क्योंकि बाकी डायग्राम एकदम सेम है, कोई डिफरेंस नहीं आएगा मोनोपोली में और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में, क्योंकि AR और MR की शेप एक जैसी है, दोनों नीचे की तरफ झुके हुए हैं, सीधी लाइन का नीचे की तरफ झुका हुआ AR और MR कर्व हमने दिखाया है यहाँ पे। तो जो डिफरेंस आएगा वो सिर्फ इलास्टिसिटी का डिफरेंस आएगा। अगर दोनों डायग्राम आपको एक साथ बनाने हो तो आपको मोनोपोली के डायग्राम में आपको इलास्टिसिटी कम दिखानी होगी और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में उसको ज्यादा दिखाना होगा। आइए अब मेन मुद्दे पर आते हैं, और वो है हमारा कि एकाधिकारी प्रतियोगिता के अंतर्गत फर्म का संतुलन। संतुलन से हमारा मतलब है कि उत्पादन और कीमत की वो मात्रा जिस पर उसके लाभ अधिकतम होते हैं। ये हमने पहले डिस्कस किया। ये लाभ अधिकतम कब होंगे? जब जो दो शर्तों की हमने बात की थी, अगर वो दो शर्त पूरी हो जाएंगी तो उस कंडीशन में हम कहेंगे कि फर्म का प्राइस और आउटपुट इस तरीके से डिसाइड हो गया है कि उसके प्रॉफिट जो है वो मैक्सिमम होंगे। ठीक है, तो ए फर्म अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन अटेन्स द इक्विलिब्रियम वेयर मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल्स मार्जिनल कॉस्ट, दैट इज MC और MR। पहली कंडीशन हमने दोनों मार्केट में भी डिस्कस की थी, यहां पे भी वही है कि MR और MC एक दूसरे के बराबर होनी चाहिए। ये भी कहा था हमने वहां पे कि ये कंडीशन जो है ये नेसेसरी तो है लेकिन अपने आप में सफिशिएंट नहीं है। सफिशिएंट कंडीशन कौन सी थी? वो है कि MC कर्व जो है वो ऊपर की तरफ उठता हुआ होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि MC कर्व जो है वो MR कर्व को नीचे से काटता हुआ होना चाहिए, तभी जो है इक्विलिब्रियम की कंडीशन होगी। अगर वो नीचे से नहीं काटेगा, अगर ऊपर से काटेगा तो उस कंडीशन में इक्विलिब्रियम पोजीशन नहीं होगी। इसको हम ग्राफ के द्वारा दिखा सकते हैं। संतुलन की कंडीशन यही थी, दोनों शर्तें यहाँ पे पूरी हो रही हैं। MR जो है ये MR कर्व है, ये MC कर्व है। पहली कंडीशन क्या थी? जब MR और MC एक दूसरे के बराबर हो। कहां पे बराबर है? E पॉइंट पे बराबर है MC और MR। अब ये संतुलन का बिंदु है, इसको हम बार बार ड्राइव करेंगे, इसलिए आपको ध्यान से रखना है कि संतुलन का बिंदु किस तरीके से निकलेगा। MR और MC कर्व ड्राइव करेंगे, E बिंदु पर ये एक दूसरे को काटता है, तो ये जो E पॉइंट है ये हमारा इक्विलिब्रियम का पॉइंट है। यहां से हमें इक्विलिब्रियम क्वांटिटी पता लग गई। इक्विलिब्रियम क्वांटिटी हमारी क्या है? QE। यानी अगर फर्म OQE का उत्पादन करेगी तो उस कंडीशन में इसकी दोनों शर्तें यहां पूरी हो रही हैं। MR और MC एक दूसरे के बराबर है और MC कर्व MR कर्व को नीचे से काटता है। ये जा रहा है ना, ऊपर की तरफ उठता हुआ है, नीचे से काटता है या ऊपर की तरफ उठता हुआ है, तो दोनों कंडीशन यहां पूरी हो रही हैं। अब हमने शुरुआत की थी कि संतुलन उत्पादन की मात्रा और संतुलन कीमत। संतुलन की उत्पादन की मात्रा हम यहां से निकाल सकते हैं। अगर हमें संतुलन कीमत निकालनी है तो किस तरीके से निकालेंगे? इसके लिए हमें AR कर्व की जरूरत पड़ेगी। ये हमारा मान लो ये था, हमने अभी भी ड्राइव किया था। अब यहां पे हमें AR कर्व बनाना पड़ेगा, यानी हमें संतुलन की मात्रा तो पता है OQE है। अब हम क्या करेंगे? इस OQE मात्रा पर हम देखेंगे AR हमारा कितना है। तो OQE से एक सीधी लाइन हम ड्रॉ करेंगे जो AR कर्व को इस बिंदु पर काटेगी। मान लो इस बिंदु का नाम F है, तो F बिंदु पर काटेगी। इसका मतलब संतुलन कीमत कितनी होगी? उत्पादन की मात्रा तो हमने उस पीछे डायग्राम में बताई थी कि OQE के बराबर होगी, यानी OQE का उत्पादन जो है वो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी होगी, उस पर उसके लाभ अधिकतम होंगे। इस क्वांटिटी पर प्राइस कितना होगा वो आप यहां से एक लाइन ड्रा करेंगे ऊपर AR कर्व को जहां काटता है उस पॉइंट पे, तो आप QEF कह सकते हैं या OPE कह सकते हैं। तो PE जो है हमारा ये इक्विलिब्रियम प्राइस है और ये इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है। तो यहां पे हमने देखा कि फर्म का संतुलन आप ड्राइव कर सकते हो अगर आपके पास AR MR कर्व हो और MC कर्व हो। तो यहां पे आप फर्म के संतुलन की दशाओं को ज्ञात कर सकते हो, आप पता लगा सकते हो फर्म कितनी मात्रा में उत्पादन करे और किस कीमत पर अपना सामान बेचे, ताकि वो संतुलन में रहे या ताकि उसके लाभ अधिकतम हो। अगर हानि हो रही है तो वो न्यूनतम हो। संतुलन की परिभाषा ये थी कि वो स्थिति जिसमें फर्म के लाभ अधिकतम हो या हानि न्यूनतम हो, वो फर्म के संतुलन की स्थिति कहलाती है। आइए, ये हमारा डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन था। अब अगर हमने यहाँ पे जो देखा वो देखा कि कीमत कितनी होगी, एवरेज प्राइस या एवरेज रेवेन्यू कितना है फर्म का। अगर OQE क्वांटिटी फर्म सेल करती है OPE प्राइस पे, तो ये जो एरिया है OQEFP ये फर्म का टोटल रेवेन्यू जो कुल रेवेन्यू हो जाएगा, क्योंकि एवरेज रेवेन्यू OPE है, एवरेज और टोटल क्वांटिटी इतनी है। तो ये जो एरिया है ये आपका फर्म से की टोटल इनकम जो फर्म को मिलेगी वो आप यहां से निकाल सकते हैं। लेकिन अब
अगर हम शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम निकालें फर्म, जैसे कि हम बाकी मार्केट में हमने डिस्कस किया था, शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम अलग से डिस्कस किया था और लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम अलग से डिस्कस किया था। जो शॉर्ट रन की हमने परिभाषा भी देखी थी, शॉर्ट रन समय की वो अवधि है जिसमें फर्म जो है अपना उत्पादन बढ़ाने के लिए केवल वेरिएबल फैक्टर को बढ़ा सकती है, फिक्स फैक्टर को नहीं बढ़ा सकती, या कम से कम कुछ फैक्टर जो हैं अगर आपके फिक्स्ड हैं तो वो पीरियड जो है वो आपका शॉर्ट रन कहलाएगा। अब शॉर्ट रन में एक मोनोपोलिस्टिक फर्म है, वो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट भी गेन एंजॉय कर सकती है, उसको नॉर्मल प्रॉफिट भी मिल सकते हैं और उसे हानि भी उठानी पड़ सकती है, क्योंकि फर्म जो है शॉर्ट रन में मार्केट से बाहर ना तो जा सकती है और ना ही मार्केट में नई फर्में आ सकती हैं शॉर्ट रन में। अब फर्म को इन तीनों स्थितियों में से सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट और लॉसेज, इनमें से कौन सी सिचुएशन में फर्म रहेगी वो डिपेंड करता है कि कॉस्ट कंडीशन क्या है, उस फर्म की कॉस्ट कितनी है। जैसे हमने एवरेज रेवेन्यू निकाला था ना, तो उसकी एवरेज कॉस्ट कितनी है। अगर एक पेन बनाने वाली कंपनी है तो उस एक पेन के बेचने से उसे रेवेन्यू कितना मिलता है, ले एक पेन बनाने की कॉस्ट कितनी है, इसके डिफरेंस पे डिपेंड करेगा। अगर ये दोनों एक दूसरे के बराबर हों, एसी और एआर एक दूसरे के बराबर हों, संतुलन तो वही रहेगा एमसीएमआर। अगर एसी और एआर एक दूसरे के बराबर हों तो फर्म को नॉर्मल प्रॉफिट मिलेगा। इसके विपरीत अगर एआर ज्यादा है, यानी प्रति पेन 10 रुपए का बनता है और उसकी लागत 8 रुपए, तो उस कंडीशन में फर्म को सुपर नॉर्मल प्रॉफिट मिलेंगे। और अगर इससे उल्टा हो, एवरेज कॉस्ट ज्यादा है एक पेन के बनाने की और एवरेज रेवेन्यू कम है, तो उस कंडीशन में फर्म को हानि उठानी पड़ेगी। शॉर्ट रन में फर्म इन तीनों स्थितियों में हो सकती है। जो फर्म एफिशिएंट है, जिसकी कॉस्ट कम है, एफिशिएंट का मतलब जिसकी कॉस्ट कम है, वो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट ले सकती है, जिसकी मीडियम है वो नॉर्मल प्रॉफिट, और जो इनएफिशिएंट फर्म है उनको लॉस भी हो सकता है शॉर्ट रन में। आइए अब इन तीनों स्थितियों को हम डायग्राम के द्वारा देखना चाहते हैं। ये आपकी सुपर नॉर्मल प्रॉफिट का डायग्राम है, मोनोपोली में देखा था हमने, एग्जैक्टली वैसा ही डायग्राम यहां देखने को मिलेगा। ये आपका एमआर कर्व है, ये संतुलन की स्थिति है, एमआर एमसी इंटरसेक्शन एट पॉइंट ई, ई इज इक्विलिब्रियम पॉइंट, OQ इज इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। यहां से इक्विलिब्रियम क्वांटिटी से वी वुड फाइंड आउट व्हाट इज एवरेज रेवेन्यू, इट इज QF एवरेज रेवेन्यू, या OP जिसको हम प्राइस कहते हैं, ये आपका प्राइस है। अब आपको सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अगर दिखाने, अगर ऐसी फर्म दिखानी है इस डायग्राम पे जिसके कॉस्ट जो है वो AR से कम है, एवरेज कॉस्ट, तो आपको कुछ नहीं करना है। ये जो हमारा एवरेज रेवेन्यू कितना है, QF है, जो इसका एवरेज कॉस्ट हम ड्रा करेंगे। MC हमें पता है, हमें एवरेज कॉस्ट पता नहीं है। इस ग्राफ में हमने एवरेज कॉस्ट कर्व अभी तक इंट्रोड्यूस नहीं किया है। एवरेज कॉस्ट को हम इस तरीके से इंट्रोड्यूस करेंगे ताकि वो F पॉइंट के नीचे से जाए। तो उस कंडीशन में क्या होगा, क्योंकि QF हमारी एवरेज रेवेन्यू है तो वो एवरेज रेवेन्यू से कम होगा, तो उस कंडीशन में फर्म को सुपर नॉर्मल प्रॉफिट मिलेंगे। चलिए इंट्रोड्यूस करते हैं। हमने AC इंट्रोड्यूस किया, एवरेज कॉस्ट। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं इस एवरेज कॉस्ट के पॉइंट पे, ये यहाँ इस क्वांटिटी पे जो हमारी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है उस पे हमारे एवरेज कॉस्ट QG के बराबर है। ये हमारा एवरेज कॉस्ट है QG। एवरेज रेवेन्यू कितना है, QF। इसका मतलब पर यूनिट जो प्रॉफिट आ जाएगा वो GF के बराबर आएगा। ये पर यूनिट प्रॉफिट है, FG या PH दोनों एक ही हैं। अब ये पर यूनिट प्रॉफिट है, एक यूनिट को बेचने से इतना प्रॉफिट मिलेगा, क्योंकि हमने एवरेजेज लिए हैं, एवरेज रेवेन्यू और एवरेज, तो इसका मतलब ये एवरेज प्रॉफिट है। अब इस एवरेज प्रॉफिट को हम टोटल क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दें। OQ क्वांटिटी हमने सेल की फर्म, क्योंकि संतुलन में OQ क्वांटिटी बेचेगी और एक क्वांटिटी के बेचने से उसे PH के बराबर लाभ मिलेगा, तो उसके कुल लाभ कितने हो जाएंगे, इस एरिया के बराबर हो जाएंगे। यानी अगर कुल लाभ हमें निकालना हो तो पर यूनिट प्रॉफिट जो हमारा FG है, इस पर यूनिट प्रॉफिट को हम मल्टीप्लाई कर देंगे OQ से या PF से, एक ही बात है दोनों। तो OQ या PF से अगर हम FG को मल्टीप्लाई करेंगे तो उस कंडीशन में हमारा ये जो एरिया है, ये एरिया सुपर नॉर्मल प्रॉफिट के बराबर हो। तो ये था सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। अब अगर हमें नॉर्मल प्रॉफिट दिखाना है डायग्राम से, डायग्रामेटिकली हमें नॉर्मल प्रॉफिट रिप्रेजेंट करना है, तो हमें क्या करना है, वो संतुलन वही चलेगा, MR MC इंटरसेक्शन पॉइंट, दोनों संतुलन की शर्तें पूरी, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी OQ, इस इक्विलिब्रियम क्वांटिटी पर जो एवरेज रेवेन्यू है दैट इज QF, और एवरेज प्राइस जो है वो आपका OP या QF, दोनों एक ही होंगे। अब नॉर्मल प्रॉफिट है, AR और AC एक दूसरे के बराबर है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर पर यूनिट रेवेन्यू QF है तो पर यूनिट कॉस्ट भी QF के बराबर ही होगी। इसका मतलब जो AC कर्व है, इस क्वांटिटी पे जब AC कर्व जाएगा वो F पॉइंट से होता हुआ जाएगा। तो जब हम यहाँ इस डायग्राम में जब AC कर्व इंट्रोड्यूस करेंगे तो उसको F पॉइंट को टच करते हुए इंट्रोड्यूस करेंगे यहाँ पे। इसका मतलब क्या हुआ, पर यूनिट
कॉस्ट और पर यूनिट रिवेन्यू बराबर है तो हम कहेंगे फर्म को नॉर्मल प्रॉफिट मिलते हैं। नॉर्मल प्रॉफिट इसलिए मिलते हैं, इसलिए इसको हम नॉर्मल प्रॉफिट कहते हैं क्योंकि जो एवरेज कॉस्ट है उसमें एंटरप्रेन्योर के जो प्रॉफिट हैं जो उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के हिसाब से हैं वो ऑलरेडी ऐड किए जा चुके हैं, इसलिए फर्म को केवल नॉर्मल प्रॉफिट मिलेंगे। इसलिए हम इसको नॉर्मल प्रॉफिट टर्म यूज करते हैं। ना लाभ ना हानि नहीं बताते हैं, हम इसको सामान्य लाभ बताते हैं क्योंकि जो एंटरप्रेन्योर के अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के हिसाब से जो काम कर रहा है, उसने खुद जो अपनी सर्विसेज दे रहा है उस कंपनी में, जो एंटरप्रेन्योर है उसने अपना जो कॉस्ट है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, यानी वो दूसरी जगह काम करता तो कितना कमाता, वो ऑलरेडी एवरेज कॉस्ट में ऐड कर रखा है। इसलिए जब हम नॉर्मल प्रॉफिट की सिचुएशन को दिखाते हैं तो एआर जो है वो उसके नॉर्मल प्रॉफिट को कवर कर देता है, तो इसलिए हम इसको नॉर्मल प्रॉफिट की टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं। अब आते हैं हम तीसरी स्थिति। कुछ फर्में ऐसी होंगी जो इनएफिशिएंट होंगी, जिनकी प्रोडक्शन कॉस्ट ज्यादा होगी, तो उसको हम कैसे दिखाएंगे? वही कंडीशन MRMC, इक्विलिब्रियम पॉइंट, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी के ऊपर हमारा एवरेज रिवेन्यू कितना है, QF के बराबर है। अगर हमें मिनिमम लॉस दिखाने हैं, मिनिमम शब्द का मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा, अगर आपको लॉस दिखाने हैं तो उस कंडीशन में लॉस को कैसे दिखाएंगे आप जब एसी कर्व इंट्रोड्यूस करेंगे तो वो O पॉइंट के ऊपर से जाएगा, मान लो वो इस पॉइंट से जाएगा, तो इंट्रोड्यूस हम इस तरीके से करेंगे कि वो ऊपर से यहां से जाए। अब क्या हुआ कि अगर इस डायग्राम में आप ध्यान से देखें तो पर यूनिट जो रिवेन्यू है वो QF के बराबर है, क्योंकि OP प्राइस है, इसलिए जो रिवेन्यू होगा वो QF के बराबर होगा। लेकिन पर यूनिट जो कॉस्ट है वो आपकी FG ज्यादा है QF से, तो इसका मतलब पर यूनिट फर्म को लॉस होगा GF के बराबर। ठीक है, टोटल क्वांटिटी कितनी सेल करेगी फर्म? OQ, एवरेज क्वांटिटी OQ है, और पर यूनिट जो उसका लॉस है वो FG है। टोटल लॉस फर्म को मिल जाएंगे ये PH गुना FG, जिस एरिया के बराबर फर्म को लॉसेज मिलेंगे। अब हम यहां पे जैसे कि मैंने शब्द लिखा है मिनिमम लॉस, अब फर्म को क्योंकि हानि हो रही है तो क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या फर्म हानि उठा के उत्पादन करेगी। ये क्वेश्चन हमने मोनोपोली में भी किया था और ये क्वेश्चन हमने परफेक्ट कंपटीशन में भी किया था, और आंसर हमने दिया था एक शट डाउन पॉइंट के रूप में, यानी फर्म कुछ हद तक जो लॉसेज हैं, अगर उसके जो लॉसेज हैं वो उसकी फिक्स कॉस्ट से कम है, तो उस कंडीशन में तो फर्म जो है वो अपना उत्पादन जारी रखेगी। यानी उसको अगर अपने वेरिएबल कॉस्ट पूरे के पूरे वापस मिल जाते हैं तो उस कंडीशन में तो फर्म अपना उत्पादन जारी रखेगी, यानी जो लॉस है उससे ज्यादा ना हो, उससे ज्यादा होगा तो फर्म प्रोडक्शन नहीं करेगी, और उस कंडीशन को हम शट डाउन पॉइंट के द्वारा दिखा सकते हैं। यानी AR जो है हमारा वो ABC के बराबर तक होगा, तब तक तो फर्म काम करेगी। अगर हमारा AR ABC से भी कम हो जाएगा तो फर्म शट डाउन कर देगी, वो अपना उत्पादन बंद कर देगी और अपनी बंधी लागतों की हानि उठाना पसंद करेगी, क्योंकि उत्पादन करने से जो उसको हानि होती है वो ज्यादा होगी, और उत्पादन नहीं करने से जो उसको हानि है, उत्पादन नहीं करने से उसकी हानि फिक्स कॉस्ट के बराबर होगी, वो उसकी कम होगी। तो उस कंडीशन में फर्म अपना उत्पादन बंद कर देगी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ABC कर्व हमने ड्राइव किया, तो ये कर्व अगर इस पॉइंट पे जहां पे मैंने ड्राइव किया यहां तक है तब तो फर्म अपना उत्पादन जारी रखेगी, लेकिन इसके अगर नीचे ABC कर्व आता है तो फर्म अपना उत्पादन बंद कर देगी, इसलिए इसको हम शट डाउन पॉइंट कहते हैं। तो ये था शॉर्ट रन में फर्म का संतुलन। कौन सी मार्केट में? मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में। जो मोनोपोली जैसा ही डायग्राम है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, सिर्फ इलास्टिसिटी ऑफ जो कर्व है आपकी AR और MR की, वो आपको ज्यादा इलास्टिक रखना है। आइए अब हम दीर्घकाल में फर्म के संतुलन को देखते हैं। लॉन्ग रन में इक्विलिब्रियम ऑफ फर्म अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। लॉन्ग रन या लॉन्ग पीरियड या दीर्घकाल समय की वो अवधि है जिसमें फर्म अपने बंधे और उसका कोई बंधा साधन नहीं होता, अपने सारे साधनों को चेंज कर सकती है। उसकी अगर उसे उत्पादन बढ़ाना है तो वो नई मशीनें भी लगा सकती है, या जो भी उसके जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है वो कोई भी फिक्स नहीं होंगे, सारे के सारे वेरिएबल होंगे। तो ऐसे टाइम पीरियड को हम लॉन्ग रन कहते हैं। अब लॉन्ग रन में फर्में नई फर्में बाजार में आ सकती हैं और पुरानी फर्में बाजार को छोड़ के जा सकती हैं। इसलिए लॉन्ग रन में जो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अंतर्गत फर्म है उसको केवल नॉर्मल प्रॉफिट मिलेंगे, केवल नॉर्मल प्रॉफिट उसको मिलेंगे। ऐसा क्यों है अभी हम डिस्कस करते हैं। ऐसा इसलिए है कि लॉन्ग रन में जो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है वो लगभग परफेक्ट कंपटीशन के जैसा हो जाता है। अगर आपको ध्यान हो, हमने परफेक्ट कंपटीशन में देखा था कि लॉन्ग रन में नॉर्मल प्रॉफिट मिलते हैं, तो लॉन्ग रन में मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन परफेक्ट कंपटीशन के ज्यादा नजदीक हो जाता है, क्योंकि एंट्री एंड एग्जिट के कारण नई फर्में जो हैं वो मार्केट में आ सकती हैं और केवल नॉर्मल प्रॉफिट ही मिलेगा, जैसा कि हमने डिस्कस किया था।
अब अगर किसी कारण से अल्पकाल में फर्मों को सुपर नॉर्मल प्रॉफिट मिलते हैं तो उस कंडीशन में क्या होगा, नई फर्में अट्रैक्ट होके उस उद्योग को, जिसको हम ग्रुप कहते हैं, उसमें ज्वाइन करेगी और उसके कारण जो डिमांड कर्व है या एआर कर्व है वो लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। ये ध्यान रखना कि क्योंकि अगर शॉर्ट रन में कुछ फर्मों को सुपर नॉर्मल प्रॉफिट मिलते हैं तो नई फर्में मार्केट में आएंगी, जिसके कारण उनका डिमांड कर्व लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगा या एआर कर्व लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगा। उसके कारण उनका जो प्रॉफिट है वो घट जाएगा जब तक वो जीरो या नॉर्मल प्रॉफिट के बराबर नहीं हो जाता। जब एआर एसी के बराबर नहीं हो जाती तब तक वो घटता जाएगा, एआर कर्व इस तरीके से कम होगा। इसके विपरीत अगर कुछ फर्मों को हानि उठानी पड़ रही है, मान लो अल्पकाल में फर्मों को एकाधिकारी प्रतियोगिता के अंतर्गत हानि हो रही है, तो कुछ फर्में जो है वो मार्केट को छोड़ के चली जाएंगी, तो एआर कर्व अब राइट में शिफ्ट होगा बची हुई फर्मों का, जिसके कारण उनके जो प्रॉफिट है वो बढ़ने शुरू हो जाएंगे, उनका एआर बढ़ना शुरू होगा और उसके कारण उनके जो एआर इस तरीके से बढ़ेगा कि वो एआर और एसी एक दूसरे के बराबर हो जाएं। तो उस कंडीशन में फर्म को फिर से केवल नॉर्मल प्रॉफिट मिलेंगे। अब क्योंकि हानि वाली फर्में जब मार्केट छोड़ के जाएंगी तो उसके कारण जो फर्मों की उद्योग में जो हानि हो रही है वो खत्म हो जाएगी और केवल फर्मों को नॉर्मल प्रॉफिट ड्राइव होंगे। इस तरीके से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। डायग्राम आपका सेम है जैसे हमने पहले दिखाया था, लॉन्ग रन में भी वही है, नॉर्मल प्रॉफिट मिलेंगे, यानी आपका जो लॉन्ग रन एवरेज रिवेन्यू कर्व है और लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व वो एक दूसरे के बराबर होगा। ये हमने कई बार डायग्राम देखा है। संतुलन की शर्तें ई पॉइंट पे पूरी होती हैं, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी OQ है, आपका एवरेज कॉस्ट क्योंकि हमने नॉर्मल प्रॉफिट दिखाने हैं तो वो F पॉइंट से होते हुए जाएगा, LAC कर्व हमने ड्राइव किया। तो ये जो डायग्राम है जो नॉर्मल प्रॉफिट का कर्व वहां पे था, शॉर्ट पीरियड में था, वही रिप्रोड्यूस किया है मैंने, केवल MC और AC के सामने L शब्द का यूज कर दिया ताकि वो लॉन्ग रन को दिखाता है। ये आपका डायग्राम रहेगा जिसके द्वारा आप लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम दिखा सकते हैं एक फर्म का एकाधिकारी प्रतियोगिता के अंतर्गत, जिसमें फर्म को केवल सामान्य लाभ मिलेंगे क्योंकि AR और AC एक दूसरे के बराबर होगा। यहाँ पे वो QF के बराबर है। एवरेज प्राइस या पर यूनिट रिवेन्यू QF है और पर यूनिट कॉस्ट भी QF है, तो उसके कारण फर्म को केवल नॉर्मल प्रॉफिट मिलेंगे, AR और AC एक दूसरे के बराबर होगा। अब आते हैं हम उद्योग के संतुलन की, जिसकी हम बात करते थे पूर्ण प्रतियोगिता में। यहाँ पे हम उद्योग शब्द का यूज नहीं करके ग्रुप शब्द का यूज करते हैं। अब डिफरेंस इसलिए है कि इंडस्ट्री की जो परिभाषा है वो ये है कि उद्योग उन फर्मों का समूह है जो होमोजीनियस वस्तु, समरूप वस्तु का उत्पादन करता है। लेकिन क्योंकि एकाधिकारी प्रतियोगिता के अंतर्गत उत्पादन जो है वो डिफरेंशिएटेड होता है, डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट होने के कारण, विभेदीकृत वस्तु होने के कारण, वस्तु में अंतर होने के कारण हम उद्योग शब्द का प्रयोग नहीं करते। चैम्बरलिन के अनुसार इसके लिए हमें ग्रुप शब्द का प्रयोग करना चाहिए और हम जो इंडस्ट्री का इक्विलिब्रियम की बात करते थे वो ग्रुप इक्विलिब्रियम होगा। अब चैम्बरलिन ने जो ग्रुप इक्विलिब्रियम की कंसेप्ट ली उसमें उन्होंने कुछ बहुत रेस्ट्रिक्टिव अजम्पशन लिए, उन अजम्पशंस के साथ हम एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन उसके जो अजम्पशंस थे वो काफी रेस्ट्रिक्टिव थे। उन्होंने पहले तो ये मान लिया था कि ग्रुप की सारी फर्मों के जो डिमांड और कॉस्ट कर्व हैं वो आइडेंटिकल हैं। ये बहुत रेस्ट्रिक्टिव एजम्पशन है। अगर एक ग्रुप में बहुत सारी फर्में हैं, अब उन्होंने ये मान लिया कि सारी फर्मों का जो आपका डिमांड एंड कॉस्ट कर्व होंगे वो आइडेंटिकल होंगे। इसके साथ साथ उन्होंने ये मान लिया कि कोई भी फर्म जो है वो प्राइस और आउटपुट डिसीजन को इफेक्ट नहीं करेगी। अब उसके जो राइवल्स हैं, उसके जो प्रतिद्वंदी हैं, उनके कीमत और उत्पादन की मात्रा को वो प्रभावित नहीं करेगी। इन रेस्ट्रिक्टिव अजम्पशंस के साथ ग्रुप इक्विलिब्रियम की कंसेप्ट को हम समझेंगे। ध्यान रखना, यहाँ पे हमने जो अजम्पशन लिया वो डिमांड एंड कॉस्ट कर्व सभी फर्मों के एक दूसरे के बराबर होंगे। अब ये देखना, ये मैंने ली है, आप देख के बता सकते हो कौन सी सिचुएशन है। बिल्कुल सही, ये सिचुएशन हमारी है नॉर्मल सुपर नॉर्मल प्रॉफिट की, क्योंकि यहाँ पे आपका OQ इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है और यहाँ पे G जो है वो आपकी कॉस्ट है QG और QF जो है वो आपका रिवेन्यू है। तो FG के बराबर आपको प्रॉफिट मिलेंगे। अब क्योंकि हमने मान लिया कि जो रिवेन्यू और कॉस्ट कर्व हैं वो ग्रुप के भी सेम होंगे, तो इसी तरीके का डायग्राम हम ग्रुप के इक्विलिब्रियम को दिखाने के लिए करेंगे। ये सुपर नॉर्मल प्रॉफिट की सिचुएशन मैंने दिखाई। अब थोड़ा सा सरलता से समझने के लिए हम इसमें से कुछ, क्योंकि अगला जो डायग्राम मैं बनाने वाला हूं उसको आपको समझ में आ जाए, इसलिए मैं यहाँ थोड़ा सा इसमें कुछ चीज़ों को रिमूव कर रहा हूं। आपका हमने MR कर्व रिमूव कर दिया, आपका हमने MC कर्व रिमूव कर दिया और इसके बाद हमारी ये सिचुएशन है।
ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या दिखा रहे हैं, वही सिचुएशन है, ये सुपर नॉर्मल प्रॉफिट की सिचुएशन है। मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने सिर्फ यहाँ से कुछ चीज़ों को ये रिमूव किया था, ये थे ना, इनको रिमूव करने के बाद ये जो हमारा डायग्राम है, ये हमारे सिचुएशन कहाँ है, ये सिचुएशन है सुपर नॉर्मल प्रॉफिट की। अब अगर फर्मों को सुपर नॉर्मल प्रॉफिट मिलते हैं, यहाँ आप देख सकते हो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट जो है वो PHGF के बराबर सुपर नॉर्मल प्रॉफिट फर्मों को मिल रहे हैं। अब हमने कहा था थोड़ी देर पहले कि जब अगर फर्मों को सुपर नॉर्मल प्रॉफिट मिलेंगे तो इस समूह में, अब हम समूह के अध्ययन की बात कर रहे हैं, तो इस समूह में नई फर्में मार्केट में आएंगी इस लाभ से आकर्षित होकर। जब नई फर्में मार्केट में आएंगी तो ग्रुप का जो डिमांड कर्व है, जो AR कर्व है पूरे ग्रुप का, वो लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगा। हमने थोड़ी देर पहले बात की थी। जब वो लेफ्ट में शिफ्ट होगा तो तब तक शिफ्ट होता रहेगा जब जो हमारा AR कर्व है वो AC कर्व के बराबर नहीं हो जाता, तब तक शिफ्ट होता रहेगा। ये इस पॉइंट पे बराबर हो जाएंगे। तो इसका मतलब उसके कारण क्या होगा, नई फर्में जब मार्केट में आएंगी तो डिमांड कर्व नीचे शिफ्ट होगा और उसके कारण D1 हो जाएगा, और D1 के कारण जो नया संतुलन बिंदु है, मान लो हमारा E हुआ। अब इस E बिंदु पर क्या होगा, जो प्राइस है वो, क्योंकि नई फर्में मार्केट में आई, प्राइस नीचे गिर जाएगा। इसके साथ साथ आपका कोस्ट जो है, प्राइस इस तरीके से नीचे गिरेगा कि कोस्ट के बराबर हो जाए। तो अब जब तक गिरता रहेगा, जब तक ये नॉर्मल, अब ये देखना, ये नॉर्मल प्रॉफिट वाली सिचुएशन है, नॉर्मल है ना, आपका AR कर्व और AC कर्व एक दूसरे के बराबर हैं इस पॉइंट पे। ये संतुलन की बिंदु, अगर हम MR कर्व ड्रा करें तो यहाँ इसका MR कर्व अलग होगा, MR1 अलग होगा, यहाँ पे काटेंगे MR और MC। तो हमने यहाँ पे नहीं दिखाया है समझने के लिए, क्योंकि वहां पे हमने दिखाया था और मैंने कुछ रिमूव करके आपको एक्सप्लेन किया था। तो हम कह सकते हैं कि इस सिचुएशन में तब तक ग्रुप का इक्विलिब्रियम तब तक शिफ्ट होता रहेगा जब तक केवल नॉर्मल प्रॉफिट नहीं रह जाएंगे, और यहाँ पे ग्रुप जो है वो इक्विलिब्रियम अचीव हो गया, क्योंकि केवल नॉर्मल प्रॉफिट मिल रहे हैं फर्म में। अब नई फर्में नए मार्केट में आएंगी और नए मार्केट से जाएंगी, वो मार्केट में बनी रहेंगी, क्योंकि सभी फर्मों को नॉर्मल प्रॉफिट ड्रैग हो रहा है। तो ये हमारी ग्रुप इक्विलिब्रियम की। आइए अब हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखते हैं। मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की, equilibrium of a firm in short run and long run under monopolistic competition. Then a question can be on group equilibrium. What do you understand by group equilibrium and how group equilibrium is determined? Then there can be question between the differences between perfect competition and monopolistic competition. और इसी तरीके से एक क्वेश्चन बनाया जा सकता है कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन और मोनोपोली में क्या डिफरेंस है, दोनों में क्या अंतर है। हमने जो आज का वीडियो लेक्चर देखा उसमें हमने जो समझा उसके आधार पर कुछ MCQ हम देखते हैं, ताकि हमें अपनी समझ को रिवाइज कर सकें, जो हमने देखा उसको रिवाइज कर सकें। एक एन इंडस्ट्री विद ए लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स, डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स एंड फ्री एंट्री एंड एग्जिट इज कॉल्ड, समझ गए होंगे आप, दैट वुड बी मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। तो एकाधिकारी प्रतियोगिता हमने डिस्कस की थी, उसकी विशेषताएं थी बहुत ज्यादा संख्या में क्रेता और विक्रेता, विभेदीकृत वस्तु और फर्मों का स्वतंत्र प्रवेश और निकासी। एक और क्वेश्चन हो सकता है कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में हर एक फर्म बाजार के एक छोटे से हिस्से की सप्लाई करती है, इसका क्या कारण है। इसका कारण क्या बैरियर टू एंट्री है, क्या डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट हैं, क्या नो बैरियर टू एंट्री है, क्या ये कारण है कि देयर आर लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स। इसका सही आंसर होगा D, दैट इज देयर आर लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स in monopolistic competition. That's why each firm supplies only a small part of the market. कुछ और MCQ क्वेश्चंस देखते हैं। In monopolistic competition, the product of different sellers are assumed to be. एकाधिकारी प्रतियोगिता के अंतर्गत विभिन्न उत्पादकों के जो उत्पादन है वो डिफरेंट होता है। कौन सा होता है इनमें? सिमिलर बट स्लाइटली डिफरेंट, आइडेंटिकल परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स, आइडेंटिकल और डिफरेंशिएटेड, यूनिक, विदाउट एनी क्लोज और परफेक्ट सब्स्टिट्यूट। किस तरीके का उत्पादन की वस्तु की प्रकृति क्या होती है, बेसिक क्वेश्चन ये है। तो यहाँ पे आएगा ए सिमिलर बट स्लाइटली डिफरेंट प्रोडक्ट। वस्तु कैसी थी? विभेदीकृत थी, लेकिन काफी हद तक वो सिमिलर थी ताकि एक दूसरे को प्रतिस्थापित किया जा सके। इसके बाद एक क्वेश्चन हो सकता है, इफ ए मोनोपोलिस्टिकली कम्पिटिटिव सेलर कैन कन्विंस बायर दैट इट्स प्रोडक्ट इज ऑफ बेटर क्वालिटी एंड वैल्यू देन प्रोडक्ट सोल्ड बाई राइवल फर्म्स। अगर एकाधिकारी प्रतियोगिता के अंतर्गत एक उत्पादक अपने ग्राहकों को ये कन्विंस कर पाए कि उसका उत्पादन बढ़िया है और दूसरे जो उसके कंपटीटर हैं उनके अलावा वो ज्यादा वैल्यू प्रोवाइड करता है कंज्यूमर को, तो उसके कारण क्या होगा? डिमांड इंक्रीज होगी, फर्म का प्राइस पर कंट्रोल बढ़ जाएगा, डिमांड और ज्यादा इनइलास्टिक हो जाएगी, या सारी इनमें से तीनों।
तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबो, तीनों चीजें होंगी। तो ये कुछ एमसीक्यूज थे। इसके साथ ही आज का ये वीडियो लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है। आपके धैर्यपूर्वक सुनने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।